हम लोग कहाँ रहते हैं? घर कहाँ रहता है? जमीन कहाँ रहती है? धरती कहाँ रहती है? अच्छा, ये धरती कब से है, कब बनी? करोड़ कितना होता है? करोड़ों साल पहले बनी ना। करोड़ कितना, कितने को करोड़ कहते हैं? लाख से ऊपर जो आता है। लाख के ऊपर। कितने लाख को 1 करोड़ कहते हैं? 100 लाख को 1 करोड़ कहते हैं। और 100 करोड़ को क्या कहते हैं पता है? 100 करोड़। अरे अरे, 1 अरब। 1,000 जानते हो ना? 1,000। 100 को कितनी बार जोड़ेंगे तो 1,000 हो जाएगा? बहुत बढ़िया। और 100,000, हजार 100 बार जोड़ेंगे 100,000 तो 1 लाख बनेगा। 1 लाख को 100 बार जोड़ेंगे और 1 करोड़ को 100 बार जोड़ेंगे 1 अरब। हाँ, अपनी धरती जो है वो 4.5 अरब वर्ष पहले बनी थी। ये 4.5 हो गया क्या? 4.5 हमने लिखा क्या? 4.5? हाँ हाँ हाँ, 4 तो ये हो गया और ये दशमलव लगा के 5 कर दिया तो वो कितना बना? आधा। तो 4 और आधा 4.5 अरब साल पहले ना। अरब साल पहले। अरब को अंग्रेजी में कहते हैं बिलियन। हाँ, अरब को अंग्रेजी में कहते हैं बिलियन। लेकिन अपने देश के बाद एक दूसरा देश आता है जिसको हम कहते हैं अरब कंट्रीज। तो उसको बिलियन कंट्रीज मत कह देना, उसको बिलियन कंट्रीज मत कह देना। उसका नाम है वो अरब कंट्रीज, सऊदी अरब, जैसे उसके नाम है, उसके नाम में अरब है, लेकिन वो अरब नहीं है। वो अरब तो ये है बिलियन। ओके, इतने साल पहले क्या हुआ था? हमारी धरती बनी थी। हाँ, जिंदगी कब शुरू हुई? धरती बनी होगी उस समय तो जिंदगी नहीं रही होगी। तो जिंदगी कब शुरू हुई होगी? पता नहीं, मुझे भी पता नहीं। करीब, हाँ, कोई एस्टेरॉयड गिरा होगा तो उसमें मतलब पानी आने हाँ, कैसे बनी वो तो, वो भी बात है कैसे बनी। जीवन आया कहाँ से, है ना? लेकिन जीवन आया काफी पहले, समझो धरती बनने के और 1 अरब बाद से जीवन आया होगा। और सबसे पहले जो जीवन आया तो कौन सा जंतु आया, कौन सा आया, क्या आया? अरे फिश तो बहुत बात। बैक्टीरिया था हाँ हाँ, सबसे पहला जो जीवन आया वो बैक्टीरिया आया, और खास प्रकार का बैक्टीरिया आया जिसको साइनो बैक्टीरिया कहते हैं। साइनो बैक्टीरिया कहते हैं। और उसके बाद आया क्या? और उसने साइनोबैक्टीरिया को भी खत्म कर दिया, और वही अब सबसे ज्यादा जाना जाता है कि यही सबसे पहले आया। अरे फिश तो बहुत बाद में आएगी, बहुत बाद में आएगी। अचानक से पशु नहीं आ जाएंगे। ये जो साइनोबैक्टीरिया है ना, और बहुत सारे बैक्टीरिया भी जो हैं, और जो हम अभी बताने वाले हैं उसका नाम, जो कि तुरंत साइनोबैक्टीरिया के ही साथ साथ आ गया, हाँ, वो सब एक छोटा सा सेल से बना होता है। सेल का मतलब बैटरी, कहते हैं ना, सेल खराब हो गया, सेल बदलो, वो वाला सेल नहीं, वो वाला सेल नहीं,
जैसे अपना शरीर है ना, कुछ का कोशिका, हाँ, तो वो अपने शरीर में वो सबसे छोटा 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 ढेर सारा यहाँ वहाँ 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 है, उसको हम लोग कहते हैं सेल है। सेल्स हाँ, और वो जो सेल है, हर एक सेल, अच्छा अपने शरीर में अभी कितने सेल होंगे पता है आपको? पता नहीं सर। हाँ बहुत सारे हाँ, कितने? लाखों, करोड़, अरबों, हाँ, और हाँ, अरब से भी 1,000 अरब जो होता है, अच्छा 100 अरब को क्या बोलेंगे? खरब। इसको बोलेंगे 1 खरब, ठीक है ना? हाँ, उसको बोल 100 अरब को क्या बोलेंगे? खरब। और 10 खरब कर दो तुम, 10 खरब कर दो, उसको अंग्रेजी में कहते हैं ट्रिलियन। आप सोचो कितना बड़ा है, संख्या कितनी बड़ी है। पहले आप 1000 से शुरू करो, 100 से शुरू करो, 10 बार 100 में जाओगे तो 1000 बनेगा, 100 बार 1000 में जाओगे तो लाख बनेगा, 100 बार लाख 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 100 बार इकट्ठा करोगे तो करोड़ बनेगा, फिर 100 बार करोड़ इकट्ठा करोगे तो अरब बनेगा, 100 बार अरब इकट्ठा करोगे तब जाके खरब बनेगा, और 10 खरब, इसको कहते हैं ट्रिलियन। और जो अपने सेल्स की संख्या है ना, अपनी जो सेल्स की संख्या है, अपने सेल की जो संख्या है किसमें? मनुष्य के शरीर में। मनुष्य के शरीर में जो है वो करीब करीब समझो 300 खरब, 30 ट्रिलियंस। बहुत सारे है ना, बहुत सारे है ना, बहुत सारे सेल्स है अपने शरीर के अंदर में। और हमारे शरीर के अंदर में बहुत सारे बैक्टीरिया रहते हैं, पता है आपको? अपने शरीर के अंदर में बहुत सारे बैक्टीरिया रहते रहते हैं। क्या करते हैं बैक्टीरिया? क्या करते हैं? हमें बीमार करते हैं ना। और कितने बैक्टीरिया हैं अभी अभी आपके शरीर में, मेरे शरीर में कितने बैक्टीरिया हैं पता है आपको? जितने हमारे सेल्स है 30 ट्रिलियंस, उससे ज्यादा वो बैठे हुए हैं हमारे शरीर के अंदर में, बैक्टीरिया बैठे हुए करीब करीब 40 ट्रिलियन। मेरे अपने सेल्स हैं 30 ट्रिलियन, 30 ट्रिलियन या 300 खरब, और वो 400 खरब है कौन? बैक्टीरिया कहां? तो हम तो बीमार नहीं है, हम बीमार नहीं है ना, सब लोग ठीक ठाक हो ना? हाँ, तो बैक्टीरिया शरीर को बीमार नहीं करते हैं, नहीं करते। आदमी को के लिए नुकसानदायक होता है क्या? नहीं होता है। कभी कभी कोई दुष्टात्मा होता है, वही परेशान करता है, कुछ करेगा, चोरी करेगा, डकैती करेगा, किसी को मारेगा, किसी को कुछ करेगा, कोई ना। इतने सारे लोग जो आपको दिखते हैं, आप स्कूल जाते हैं, आप यहाँ जाते हैं, आप बाजार जाते हैं, क्या ऐसा होता है कि आदमी है अरे भागो, आदमी है? नहीं ना। तो आदमी के लिए खतरनाक नहीं होता है, बल्कि आदमी के लिए अच्छा होता है। आप रास्ता भूल जाते हो तो पूछते हो किसी से, अनजान आदमी से भी पूछते हो, भैया वहां जाना है, किधर से जाए? तो बताता है ना कि हाँ इधर से चले जाओ, उधर से चले जाओ। कितना आदमी दुकान खोल के बैठता है, तो वहां से हम सामान लेकर के आते हैं, कितना काम होता है। स्कूल के अंदर में अपने टीचर्स होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, पढ़ाते हैं, खेल खेलने वाले होते हैं, सामान बनाने वाले होते हैं, वो सब तो अच्छे होते हैं ना। कोई कहीं कभी कभी बदमाश निकल आता है। वैसे ही बैक्टीरिया जो है वो सब मनुष्य को बीमार नहीं करते हैं। कभी कभी कोई बैक्टीरिया या कोई इस तरह का जो जीवाणु कीटाणु है वो परेशान करने वाला आ जाता है, और वो आ जाता है ना तो अंदर वाले बैक्टीरिया उसे लड़ाई करते हैं,
ऐसे कैसे घुस गए तुम हमारे, हमें बीमार करने के लिए? ओ, भगाते हैं उसको। बहुत बढ़िया वर्ल्ड है। तो ये जो सेल है ना, एकदम छोटा छोटा है। कितना छोटा? अभी तो बड़ी बड़ी संख्या बताई ना, अब छोटी छोटी संख्या बताते हैं। आपको 1 सेंटीमीटर पता है कितना होता है? आपको स्केल के ऊपर, जो आपका स्केल होता है, उसमें आप पढ़ सकते हैं ना, 1 सेंटीमीटर लिखा रहता है, 1 2 3 4, 6 इंच का आपका इतना बड़ा स्केल होता है। कितने सेंटीमीटर होते हैं उसमें, जो आपके बॉक्स में रहता है, ज्योमेट्री बॉक्स में? 15 सेंटीमीटर होते हैं। और 1 सेंटीमीटर के अंदर में 10 खाने बने रहते हैं। एक को क्या कहते हैं? मिलीमीटर। 1 सेंटीमीटर में 10 भाग बने रहते हैं ना। 1 लिखा है यहाँ, 2 लिखा है यहाँ, बीच में ऐसे 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 छोटी छोटी लाइनें होती हैं। एक एक जो भाग है, हिस्सा है, वो 1 मिलीमीटर का है, राइट? अब 1 मिलीमीटर का आप 100 भाग करो। 1 मिलीमीटर, उसका 100 भाग करो, इतना सा होता है 1 मिलीमीटर। इतना सा होता होगा 1 मिलीमीटर, है ना? इतना ही होता है ना, इससे भी छोटा ही होता होगा स्केल के ऊपर। इससे भी छोटा होता है, हाँ, इससे भी छोटा होता है। ये 2-2.5 मिलीमीटर होगा शायद। हाँ, 1 मिलीमीटर का आप 100 भाग कर लो, उतना छोटा। हमारे सेल जो होते हैं वो उतने छोटे छोटे होते हैं। सब छोटे बड़े होते हैं, सब एक जितने नहीं होते। हमारे यहाँ एक बच्चा होता है, एक इतना बड़ा होता है, एक इतना बड़ा होता है। छोटे बड़े होते हैं, पेड़ होते हैं, कोई एकदम इतना सा होता है, कोई उतना बड़ा पेड़ होता है। छोटे बड़े होते हैं, लेकिन इसी आसपास होते हैं। 1/100 का दुगुना कर लो, 3 गुना कर लो, 10 गुना कर लो, ज्यादा से ज्यादा उतने छोटे 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 30 ट्रिलियन, इतने सारे सेल्स है। पहला जो जीवन आया था ना धरती पे, 1 सेल का जीवन आया था। सब काम उसी 1 सेल में होता था, सांस लेना, सांस छोड़ना, जितने काम हमारा सेल अभी करता है ना बॉडी के अंदर में, एक अकेला सेल से जीवन शुरू हुआ था, साइनोबैक्टीरिया। ओके, और उसके बाद बना बरसात के अंदर में जहां फिसलन रहती है, अब देख, काई, एल्गी, वो बना, वो भी अकेला अकेला सेल। फिर साइनोबैक्टीरिया तो कम हो गए, खत्म हो गए। ये यहां से शुरू हुई कहानी, एल्गी से जीवन की कहानी वहां से शुरू हुई। फिर छोटे छोटे पशु बने, जीव जंतु, जिसमें एक से ज्यादा सेल हुए, फिर बढ़ते गए, बड़े होते गए, बड़े होते गए, बड़े होते गए, बड़े होते गए। और एक समय ऐसा आया कब, ये सेल का साइज है ना, ये करीब करीब सेल का साइज है ये। 100 मिलियन, 1000 मिलियन, 1000 बिलियन, हाँ, बिलियन का मतलब अरब। समझो कि काफी समय तक, चलो ऐसे ही करते, काफी समय तक 100 मिलियन को क्या बोलेंगे? 10 अरब। क्या? 10 मिलियन का मतलब 6, और ये 7, 10 करोड़। 10 करोड़ समझ लो, वर्ष पहले। और 10 करोड़ से मतलब कि और पहले से चले जाओ, 15 करोड़ पहले, काफी पहले से, 15 करोड़ साल पहले से 10 करोड़ साल पहले तक, ऐसा एक लंबा समय था जबकि हमारे यहाँ छोटे छोटे तो थे ही, काई वाले, और छोटे छोटे पौधे वो तो थे, और छोटे छोटे समुद्र में रहने वाले छोटे छोटे जीव जंतु, मछली टाइप, और साथ में बहुत बड़े बड़े प्राणी भी थे। हाँ, बहुत बड़े बड़े, कितने बड़े बड़े, 5-6 मंजिल की अपनी इमारत हो, उतने बड़े बड़े, राइट? और भी डायनासोर तो एक नाम है, और भी उसी आसपास के बहुत सारे अलग अलग। हाँ, स्पेलिंग याद रखनी पड़ती है मुझे,
जल्दी से याद नहीं होती है, शायद ठीक लिखी है हमने। हाँ, ऐसे बड़े बड़े मनुष्य नहीं था, मनुष्य नहीं था, मनुष्य बहुत बाद में आया। और फिर अचानक ये बहुत करोड़ों साल से रह रहे थे, बड़े 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 बड़े, और फिर अचानक सबकी कहानी खत्म। और जितने प्रकार के जीवन थे, छोटे वाले, बड़े वाले, और बड़े वाले, और बड़े वाले, ये वो, पौधे, पेड़, हाँ, जीव जंतु, समुद्र के रहने वाले, बाहर रहने वाले, उसमें से 75%, 75% समझते, आधे जितने थे उसके आधे, और जो बच गए उसके और आधे कर लो और इसको मिला दो, जितने थे टोटल उसका एक बार आप सोचो कि उसके आधे इधर हैं, आधे इधर है, उस आधे में से फिर उसके भी आधे कर लो, और इस पूरे को, ये जो इतना बच गया, ये हुआ 75%। 100 में 75, 100 में आधा करोगे तो 50 आएगा, दूसरा 50 बचेगा, उसका आधा करोगे 25 होगा, वो 25 को भी इसमें मिला दो तो 75। तो 75% मतलब जितना है उसका आधा और बचे हुए का भी आधा, वो मिलके हो गया 75%। और हिंदी में उसको एक और नाम है 3/4। 3/4, चौथाई माने 4 हिस्से कर दो, फिर उसमें से 3 ले लो, है ना। 100 के 4 हिस्से करोगे तो कितने कितने बनेंगे? 25, और 3 ले लोगे तो कितने बन जाएंगे? 75। तो 3/4, चौथाई करके 4 हिस्से करके 3 उसमें से उठा लो, तो वो बन गया 75%। उतने प्राण समझो 50 साल के अंदर में, 25, 20, 25, 50 साल के अंदर में सबके सब खत्म हो गए, विनष्ट हो गए, सब मर गए। और फिर वो तो जन्मे ही नहीं, उतने बड़े बड़े तो फिर जन्मे ही नहीं। ये जानते ना, आप जानते ना डायनासोर्स, फोटो देखी होगी यहाँ वहां। तो वो जो डायनासोर्स थे बड़े बड़े, जो इतने साल पहले रहा करते थे, करोड़ों साल पहले रहा करते थे, एक झटके के अंदर में, और यही नहीं, उस समय जितने प्रकार के जीव जंतु रहते थे उसका 75% एक झटके में खत्म हो गए। कैसे खत्म हुआ पता है? क्यों हो गया? हाँ क्या होते हैं एस्टेरॉइड? क्या होते हैं? उल्कापिंड। वो क्या होते हैं? मतलब जो ब्रह्मांड से जो ब्रह्मांड जो पत्थर है उनमें तो कोई छेड़छाड़ होती है तो वो किसी तरह गति करते हैं, दोनों पत्थर एक में टकरा जाते तो वही उसका टुकड़ा ही दिखते हैं। एस्टेरॉइड, आपने नाम लिया ना, एस्टेरॉइड। हाँ, एस्टेरॉइड उल्का पिंड अलग अलग है, अभी बताते हैं आपको। अपनी धरती कौन चमक रहा है अभी आसमान में? सूरज चमक रहा है ना, सूरज चमक रहा है। और धरती क्या कर रही है? चक्कर लगा रही है। और सूरज और धरती लगभग लगभग एक साथ बने थे। सूरज और धरती लगभग लगभग एक ही साथ बने थे। मैंने क्या बताया था, धरती कब बनी थी? 4.5 बिलियन, हाँ 4.5 अरब साल पहले, उसी समय में धरती भी बनी थी। और उसी समय में बाकी के भी जो ग्रह है ना, वो भी बने थे। ठीक है, वो क्या क्या दिखता है आसमान में? कौन से ग्रह दिखते हैं? प्लैनेट्स नहीं दिखते? दिखते हैं। अरे नहीं नहीं, ऐसे भी दिखेंगे। आप शाम को सूर्यास्त होने के 1 घंटे बाद 7 बजे 8 बजे, हाँ नहीं हाँ, तारे बहुत सारे दिखते हैं ना, उस तारों में से बहुत सारे तो नहीं दिखते, 8-10 दिखते होंगे, 8-10 दिखते हैं ना, चमकते चमकते। उसी में ज्यादा, हाँ 10-15 दिखते होंगे। उसी में से आप देखोगे 7 बजे सूरज किधर डूबता है, उसी तरफ मुंह करके देखोगे ना, तो आपको एक बहुत चमकता हुआ तारा दिखेगा। वो ग्रह है वो।
वो ग्रह है, मरकरी नहीं है, वो ग्रह है, उसको कहते हैं वेनस, शुक्र। शुक्र, हाँ, ब्राइटेस्ट प्लैनेट, और एकदम ऐसे दिखेगा। मैं तो पहली बार जब वहाँ, पहली बार नहीं, मतलब अभी कुछ महीने पहले मैं आगरा में था, तो वहाँ जब मैं से सड़क पे घूम रहा था तो मुझे लगा कि किसी बिल्डिंग के ऊपर बांस वांस लगा के किसी ने बल्ब जला रखा है। तो मैंने कहा ठीक है, बल्ब जल रहा है। फिर हम इधर गए, उधर गए, इस गली में, उस गली में, हाँ, जिधर भी जाए वो बल्ब वही दिखाई पड़े। तब समझ में आया कि घर के ऊपर बल्ब नहीं है ये ये आसमान का बल्ब है शुक्र तारा है वो, वीनस है वो, बहुत तेज चमकता है इस समय, बहुत तेज चमक रहा है इस समय, इस अभी 10-15 दिन से बहुत अच्छा चमक रहा है। कभी भी आप जब सूरज डूब जाए, अंधेरा हो जाए, लेकिन बहुत रात में नहीं देखना, 10 बजे नहीं मिलेगा, 12 बजे नहीं मिलेगा, 11 बजे नहीं मिलेगा, 7-8 बजे उधर की तरफ देखोगे तो आपको इसी चमकता हुआ आकाश में बल्ब दिखाई पड़ेगा। तो वो है वीनस। तो ऐसे बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं। इसके पहले भी 2 हैं, इसके बाद में भी और सारे हैं, 8 प्लैनेट्स कहे जाते हैं, राइट। तो जो बहुत सारा जो था ना, वो जो जिससे सूरज बना, गैस थी जिससे सूरज बनी, गैस के अंदर में और कई कई सारी चीजें थी जिससे सूरज बना, उसी से धरती बनी, उसी से ये वीनस बना, उसी से ये मार्स बना, मंगल ग्रह बना, बहुत सारी चीजें बनी। और जो बन गई, जिनको हम ग्रह कहते हैं, प्लैनेट्स कहते हैं, वो सब सूरज के चारों बगल चक्कर लगा रहे। ये जो है सो अपना चक्कर लगा रहा है, ये जो है सो अपना चक्कर लगा रहा है, ये जो है सो अपना चक्कर लगा रहा है, ये जो है सो अपना चक्कर लगा रहा है। और बीच की जगह खाली, यहां से यहां तक खाली, यहां से यहां तक खाली, यहां से यहां तक खाली, ठीक है। और ऐसे लाइन में नहीं रहते, ये अपने चक्कर लगा रहे हैं, सबकी स्पीड अलग अलग है, सबकी स्पीड अलग अलग है, कोई धीरे चलता है, कोई तेज चलता है, लेकिन अपने अपने सर्कल पे रहना है सबको। ये हो सकता है यहां पहुंच जाए, ये अभी यहीं पहुंचे, ये हो सकता है इधर रहे, लेकिन अपने अपने सर्कल पे सबको रहना है। उसका ट्रैक फिक्स्ड है, तुम इस ट्रैक पे दौड़ोगे, तुम उस ट्रैक पे दौड़ोगे, तुम उस ट्रैक पे दौड़ोगे, ओके। अब ये 2 ग्रह जो है, इनके बीच में यहां पे समझो कि इसका ये सर्किल है, इसका ये सर्किल है, ये जो बीच वाली जगह है ना, उसका जो मटेरियल था वो ऐसा इकट्ठा नहीं हो पाया। जैसे एक इकट्ठा होकर अर्थ बन गई, धरती बन गई, एक इकट्ठा होकर जुपिटर बन गया, एक इकट्ठा होकर के वेनस बन गया, तो ऐसे सब इकट्ठे हो करके बनते गए, और अलग अलग दूरी के ऊपर, सूरज से अलग अलग दूरी के ऊपर उनके सर्कल्स में वो घूमते रहे। लेकिन कुछ ऐसे रह गए अभागे जो ऐसा जुड़ नहीं पाए, और वो छोटे 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 ही रह गए। कोई रह गया 10 सेंटीमीटर का पत्थर, कोई रह गया 20 सेंटीमीटर का, कोई हो गया 1 किलोमीटर का, कोई हो गया 10 किलोमीटर का, कोई हो गया 100 किलोमीटर का। 100 किलोमीटर मतलब यहां से लखनऊ, उतना बड़ा एक। लेकिन उतना बड़ा कुछ नहीं होता, अपनी धरती कितनी बड़ी है, 6400 किलोमीटर उसकी त्रिज्या है। गोल है ना धरती, तो उसके केंद्र से और बाहर तक उसको त्रिज्या कहते हैं। कोई भी सर्कल है या गोला है तो उसका जो सेंटर है वहां से सतह तक, बाहर तक, ये अगर ये मान लो सर्कल है, ये, हाँ, रेडियस जिसको कहते हैं, ये सर्कल है, तो ये सेंटर हो गया, ये यहां से ये जो दूरी है इसको बोलते हैं त्रिज्या या रेडियस बोलते हैं इसको। और धरती के लिए जो रेडियस है, हाँ, 6400 किलोमीटर। तो 10-20 किलोमीटर कुछ नहीं है तो ऐसे जो ग्रह हैं सारे हमारे, वो काफी बड़े बड़े, लेकिन ये जो छोटे वाले बच गए, कोई 1 किलोमीटर का, कोई 100 मीटर का, कोई 10 मीटर का, कोई 5 मीटर का, कोई 20 किलोमीटर का, ये सब पत्थर ऐसे के ऐसे रह गए। लेकिन सबके सब इसी के बीच में घूमते रहते हैं। वो सब भी धरती, सूरज के चारों बगल घूमते हैं, वो सब घूम रहे, वो सब घूम रहे, अलग 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 अलग। हाँ, वो एक बड़ा नहीं बना पाए, उसको कहते हैं एस्टेरॉइड्स।
इनको बोलते हैं एस्टेरॉइड्स, ठीक है। और चूंकि छोटे छोटे, तो किसी ने टक्कर कहीं से मार दी तो रास्ता बदल देते हैं। इतना बड़ा बड़ा है, कोई छोटे मोटे टक्कर मारेगा तो क्या होगा, उसका ट्रक जाता रहे, और उसको कोई वो कुछ लग जाए, पत्थर वत्थर लग जाए, और वो ट्रक थोड़ी रुकने वाला है, अपने रास्ते चलेगा, कुछ भी चला जाए, हाँ पत्थर चला जाएगा वो। तो जो छोटे छोटे हैं वो तो उसका तो रास्ता कहीं से छिटक करके उधर जाएगा। हाँ, ट्रक चलता है ना सड़क के ऊपर, और अगर वो रोड़ी बड़ी कंक वो छर्रे वरे और छोटी छोटी रोड़ी सब वो होती है, तो कोई इधर भागती है, कोई उधर भागती है, ट्रक सीधा जाता है। तो ये चूंकि छोटे छोटे हैं एस्टेरॉइड्स, तो जब कभी कहीं से किसी की टक्कर फक्कर हो गई तो ये अपना रास्ता छोड़ करके कहीं और जाने लगते हैं, और जब कहीं और जाने लगते हैं किधर भी जा सकते हैं, तो कभी कभी ये धरती की तरफ भी मुंह कर लेते हैं, कहीं भी जा सकते हैं ना, कहीं भी जा सकते हैं, तो कभी कभी चल पड़ते हैं, तो चल पड़ते हैं, बीच में तो कोई है नहीं रोकने वाला, वहां तो जो हो गया सो हो गया, एक बार उस बेल्ट से बाहर निकल गए तो खाली जगह है, तो चल जिधर चल पड़े उधर चल पड़े, धरती की तरफ चल पड़े तो धरती की तरफ चल पड़े। हाँ शूटिंग स्टार के कैसे? हाँ बताते ना, हाँ हाँ, आपको क्या मालूम है, बताओ शूटिंग स्टार के लिए। लगता है ये एस्टेरॉइड जो आते हैं, हाँ वो धरती के अगल बगल से जब गुजरते हैं, हाँ तब ऐसा होता है। हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हो, एकदम सही कह रहे हो। तो ये जो एस्टेरॉइड कोई, और कभी कभी चंद्रमा वगैरह से भी टूट करके, कोई चंद्रमा पर भी जब पत्थर वत्थर कुछ इधर उधर टक्कर होती है ना, तो कभी कभी वहां से भी छोटे मोटे वो भी आते हैं, वो एस्टेरॉइड से नहीं आ रहे, चंद्रमा से भी आ सकते हैं, और जगह से भी आ सकते हैं, मार्स से भी आ सकते हैं, लेकिन ज्यादातर वो एस्टेरॉइड से आते हैं, क्योंकि वो तो ग्रह है ना, तो अपना जगह पर रहते हैं, चलते हैं, बड़े बड़े भी हैं, मजबूत हैं। ये बेचारे छोटे छोटे अबोध तो इनको कोई भी किधर भी ठेल ठाल देता है, ये उठाना। स्टार्स कैसे बने? हाँ जी, स्टार्स कैसे बने? स्टार्स कैसे बने, अच्छा उसकी कहानी फिर कहेंगे, बहुत अच्छी कहानी है, बहुत लंबी कहानी है। सूरज भी तो अपना स्टार है ना, सूरज भी अपना स्टार है। हाँ, तो जैसे सूरज बना वैसे बहुत सारे स्टार्स बनते हैं। प्लैनेट केवल 8 हैं आकाश में, जितने रात को चमकते हैं ना, 8 भी दिखाई नहीं देते, 3 ही 4 दिखाई पड़ते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसे तारे देखेंगे तो अभी भी यहाँ से भी हमें कभी कभी 10-15 तारे दिख जाते हैं आराम से रात के समय में। और जहाँ अगर आप थोड़े पहाड़ी इलाके में चले जाओ, जहाँ हवा शुद्ध है, उसमें धुआं हुआ नहीं है, प्रदूषण नहीं है, तो आपको बहुत सारे दिखेंगे। और हम जब आपके जितने बड़े थे उस समय प्रदूषण बहुत कम था, हवा बहुत शुद्ध थी, तो भरा रहता था, पूरा आसमान भरा रहता था, आप गिन नहीं सकते थे, इतने तारे, इतने वो चमकते थे। तो उनमें से 8 होते हैं, लेकिन 8 एक साथ नहीं दिखते हैं कभी भी, तो वही 3-4 होंगे जिसको हम ग्रह कहते हैं, ये वाले जो फोटो हमने बनाए। बाकी सारे जितने हैं ना चमकने वाले, वो सब स्टार्स हैं, वो सब स्टार हैं। अपना सूरज एक स्टार दिन में चमकने वाला है, और सब रात में चमकने वाले, बाकी सारे हजारों जो दिखते थे, हजारों तो नहीं कहेंगे लेकिन सैकड़ों तो जरूर भरा रहता था आसमान, तो वो तारे कहलाते हैं, स्टार कहलाते हैं। मैं उसकी कहानी फिर आपको सुनाऊंगा, ओके। तो हाँ, अब ये जो एस्टेरॉइड से या इधर उधर से कहीं बाहर से और कुछ चल पड़ा अगर धरती की तरफ, तो ऐसा ही कुछ चल पड़ा था जो धरती की तरफ आया और धरती को टक्कर मारी। तो मैं पहले पुरानी वाली कहानी कह लूं, डायनासोर के समय वाली, और ये अभी से 6.5 करोड़ वर्ष पुरानी बात है। अभी से 6.5 करोड़ पहले, अगर आप उसको जाओगे अंग्रेजी वाले में तो 65 मिलियन, हाँ अंग्रेजी में इसका नाम है मिलियन, इसका हिंदी नाम नहीं है इसका। ये 10 लाख के बराबर था, 1 मिलियन मतलब 10 लाख, 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख। तो इतने साल पहले
तो अगर 1 मिलियन 10 लाख है तो ये 650 लाख हो जाएगा। 650 लाख का मतलब 6.5 करोड़। इतने पहले ऐसा ही एक बड़ा सा आया। कितना डायमीटर था, कितना रेडियस था उसका? 10 किलोमीटर। एक पत्थर जो चला एस्टेरॉयड में से कहीं से बहक करके धरती की तरफ आया। कितना बड़ा पत्थर था? 10 किलोमीटर का रेडियस था। 10 किलोमीटर का पत्थर था वो। 10 किलोमीटर मतलब यहां से आप समझ लो कहां पहुंच जाओगे, करीब करीब थोड़ा रेलवे स्टेशन मोती झील पहुंच जाओगे, उससे भी आगे पहुंच जाओगे। मोती झील पता है, मेट्रो जहां जाती है। इतना एक पत्थर इतने रेडियस का आगे ढम से गिरा धरती के ऊपर, और धरती के ऊपर एक ने खूब बड़ा सा गड्ढा बनाया उसने। हाँ, वो गड्ढा मैक्सिको के अंदर में है। अभी तो भर गया, उसके ऊपर शहर बन गया, लेकिन लोगों ने ढूंढ लिया कि अच्छा इतना बड़ा गड्ढा है जिसके ऊपर ये शहर बना है। ओके, पूरा शहर बन गया उसके ऊपर, इतना बड़ा गड्ढा बना। और उसके टक्कर मारने से इतना बड़ा और इतनी तेज टक्कर मारने से ढेर सारी क्या उड़ी? धूल उड़ी। उसने एकदम जहां वो पड़ा वहां का समूचा इतना बड़ा एरिया का जो मिट्टी विट्टी थी, और वो खुद भी टूट फूट गया, उसकी भी मिट्टी, इतनी सारी मिट्टी हवा में उड़ी, इतनी सारी, हजारों टन एकदम हवा में ऊंची उड़ गई। और ऊपर में हवा तो स्थिर तो रहती नहीं है, तो धरती के चारों बगल हवा है ना। ये अगर धरती है तो यहाँ चारों बगल हवा है, ये सब पूरी सब जगह हवा है। एक जगह से भी अगर उठ गई है इतनी, और थोड़े समय में अगर वापस आ गई तो ठीक है, लंबे समय तक रहेगी तो हवा तो चलती रहती है सारे में। पूरी धरती के चारों बगल धूली धूल धूली धूल धूली धूल। सूरज का चमकना कई सालों तक बंद हो गया। सूरज से रोशनी नहीं आ रही है। सूरज से अगर रोशनी नहीं आएगी, धूप नहीं आएगी, तो जीवन समाप्त हो जाएगा। हम सबका जीवन चलता है ना, सबका जीवन चलता है सूरज से। सूरज की धूप पड़ती है पौधों पर, तभी पौधे खाना बनाते हैं। किसके लिए? अपने लिए और हमारे लिए। वो अपना खाना बनाते हैं अपने को जिंदा रखने के लिए। लेकिन वो जो अमरूद लगता है पेड़ में, वो पेड़ को तो वो अमरूद नहीं चाहिए ना, पेड़ को जिंदा रहने के लिए वो वाला अमरूद नहीं चाहिए, लेकिन उसने बनाया अमरूद किसके लिए? हमारे लिए। हाँ, आम बनाया उसने, गेहूं बनाया उसने, पौधा उगा, बाली आई, गेहूं आए, आ गए। अब पौधे को नहीं चाहिए वो गेहूं मेरे लिए बनाया है ना, हमारे लिए बनाया है। लेकिन उसके लिए सूरज की रोशनी आनी जरूरी है। सूरज की रोशनी अगर साल भर नहीं आए, 2 साल नहीं आए, 5 साल नहीं आए, तो सब, तो वो जो आके 10 किलोमीटर वाला आके ढम से पड़ा, लंबा गड्ढा बनाया, और उस गड्ढे में से और उसमें से जितनी मिट्टी उसने निकाली उस टक्कर में सब ऊपर फैली, और फिर पूरे हवा जो चलती रहती है उसे पूरी धरती के चारों बगल वो ढक गया। और सालों तक, पता नहीं कितने साल तक, 5 साल 8 साल कितने साल तक सूरज की रोशनी तक नहीं आई। और 75% जो जीव जंतु थे, और खास करके बड़े वाले, वो समाप्त हो गए। जीवन, पूरी धरती का 75% जीवन एक झटके में समाप्त हो गया। ठीक है, तो ये जो आके गिरा उसमें वो सब गए। उसके बाद फिर से जो बच गए थे वो फिर से विकास हुआ, फिर से मनुष्य आया। मनुष्य आया है करीब 25-30 लाख साल पहले, 1 करोड़ भी नहीं।
ये जो है 6.5 करोड़ साल पहले की कहानी है, जिस समय इतने 5-5 मंजिल, अभी मकान सोचो 5 मंजिल का हो, 4 मंजिल का, उतने बड़े बड़े एक डायनासोर, वो चलता होगा ऐसा ऐसा करके, ऐसा ऐसा करके। ओके, वो समाप्त होने के बाद फिर से नया जीवन शुरू हुआ, नए ढंग से चीजें बनी। और करीब 25 लाख साल पहले, 25 लाख मतलब 100 लाख में 1 करोड़ होता है, करीब 25-30 लाख साल पहले बढ़ते 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 मनुष्य तक पहुंचे। और तब से मनुष्य का भी विकास होकर के अभी हम लोग जो हैं एक खास स्थिति में हैं, है ना? अब ये जो कहानी उसकी मैं कह रहा था आपसे कि वो आया तो 10 किलोमीटर वाला तो एक बार की बात हो गई, हमेशा 10 किलोमीटर वाले नहीं आते, आते तो हम भी नहीं रहते, वही डायनासोर की तरह खत्म हो गए बता। लेकिन छोटे छोटे आते हैं, छोटे छोटे आते हैं, वो अभी भी उधर से एस्टेरॉइड से या और कहीं कहीं से भटक बुटुक करके कोई एक पत्थर का टुकड़ा जो है सो धरती की तरफ चल पड़ता है। तो जो ऐसे धरती की तरफ चल पड़ता है, फिर वो आता है धरती में, जब पास आ जाता है, और धरती के ठीक ऊपर क्या है? धरती के ठीक ऊपर हवा, हवा। जमीन के ठीक ऊपर हवा है ना, तभी तो हम सांस लेते हैं, तभी सांस लेते हैं ना, ओजोन तो बहुत ऊपर है। तो ये जो हवा है वो यहाँ से, हमारी जो जमीन है, जमीन से करीब समझो 15-20 किलोमीटर तक हवा है, 15-20 किलोमीटर। उसके आगे हवा है लेकिन बहुत पतली हो जाती है। यहाँ इतनी दूर में इतनी हवा है, मान लो 1 किलोग्राम इतनी दूर के अंदर में हवा है। ऊपर चले जाओगे तो इतने के अंदर में 1 किलोग्राम नहीं होकर के वो मान लो आधा ही किलोग्राम रह गया, या 100 ग्राम रह गया, 10 ही ग्राम रह गया। तो ऐसे बहुत थोड़ी सी हवा तो बहुत दूर तक है, 100-200 किलोमीटर तक है, थोड़ी थोड़ी। लेकिन 15-20 किलोमीटर तक ठीक ठाक हवा है, जिसको हम लोग कहते हैं वायुमंडल, एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर, है ना? धरती, ये हो गया धरती, ये कितना, ये कितनी दूरी? हाँ, किलोमीटर। और इसके ऊपर है हवा, ये है हवा, ये समझो यहां तक है हवा। और ये हवा जो है सो समझो 15-20 किलोमीटर, 25 किलोमीटर टाइप की हवा है। उसके आगे भी है हवा, लेकिन वो बहुत हल्की हो गई, छोटी, कम। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वैसे वैसे हवा जो है वो कम होती जाती है, मतलब उतनी ही दूर में कम हवा है। अभी हम कहाँ बैठे, किस शहर में? कानपुर में बैठे ना। अब यहां से अगर आप चले जाओ, कहाँ चले जाओ आप? लद्दाख चले जाओ। लद्दाख का नाम सुने, है ना? उधर कश्मीर की तरफ है, पहाड़ी पर है। तो वहां चले जाओ तो जितनी यहां हवा है उसका करीब 60%, मतलब आधे से थोड़ी ज्यादा हवा वहां पर है। इतनी दूर के अंदर में मान लो इतना बड़ा कमरा है, इतने बड़े कमरे में यहाँ पे मान लो 100 किलो हवा है, 100 किलोग्राम हवा है, ऐसा ही होगा, करीब करीब 100 से 200 के बीच होगा कुछ। मान लो 100 किलोग्राम हवा है। इतना ही बड़ा हॉल अगर लद्दाख में होगा तो उसमें केवल 100 किलो के नहीं होके 60 किलोग्राम हवा रहेगी। तो हवा कम हो जाती है, हवा कम हो जाती है तो सांस में दिक्कत होती है। हाँ, और जो हमारी शरीर की रचना होती है ना, हमारा शरीर इतना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी दादा है वो, तो जैसी परिस्थिति होती है वैसा अपने को बनाता है। यहां हम हैं तो हमारे जो फेफड़े हैं, हमारे जो लंग्स हैं, हमारे जो सांस लेने की प्रक्रियाएं हैं वो ऐसी है कि ये 100 किलो, इतने बड़े हॉल में 100 किलो हवा हो तो हम बढ़िया से सांस लेते हैं। लेकिन हम चले गए लद्दाख, अब वहां पे 65 ही किलोग्राम हवा है, 60 किलोग्राम हवा है इतने बड़े हॉल के अंदर में। अब हम सांस ले रहे हैं तो मेरे को पूरा ऑक्सीजन नहीं जा रहा है जितना शरीर को चाहिए, तो हमें दिक्कत होती है। तो क्या करते हैं जो लोग लद्दाख जाते हैं, एक दिन पूरा सोते हैं, कमरे से बाहर नहीं निकलते, सोते हैं।
क्यों? सोने से क्या फायदा है? लेटे रहते हैं, मतलब एक पूरा दिन लेटे ही रहते हैं, बहुत जरूरी होता है वही उठते हैं पानी वानी पीने के लिए। तो लेटे रहने से क्या फायदा है? हम सांस कम लेंगे। वहाँ के मतलब वातावरण में हम वैसे हम जब भी कुछ काम करते हैं ना, तो मुझे ऑक्सीजन की जरूरत होती है। जितना काम, आप अभी देखो, अभी आपकी सांस, आपको पता भी नहीं चल रहा होगा कि आपकी सांस चल रही है। आपको पता लग रहा है क्या कि आप सांस ले रहे हो, आप सांस छोड़ रहे हो? लेकिन अभी आपको कहूं कि जरा बाहर निकलो और दौड़ लगा लो, इस बिल्डिंग के चारों बगल 5 चक्कर दौड़ लो, तो आपको पता चलेगा ना कि आप सांस ले रहे हो। दौड़ने के लिए मुझे ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत है, तो बैठे बैठे हम धीरे धीरे सांस लेते हैं, हमें पता भी नहीं चलता है। लेकिन अब ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए तो जल्दी जल्दी सांस लेना पड़ेगा, तब तो ज्यादा हवा जाएगी ना अंदर, तब ऑक्सीजन ज्यादा जाएगा ना। तो इसलिए हम हाँ ऐसा करते करते खूब सारी हवा अंदर लेते हैं। जितना काम करेंगे, हम हाथ हिलाएंगे, मुझे ऑक्सीजन चाहिए, ऊर्जा चाहिए ना, एनर्जी चाहिए। हम पैर हिलाएंगे, एनर्जी चाहिए। हम खड़े होंगे, एनर्जी चाहिए। हम बैठेंगे, एनर्जी चाहिए। हम घूमेंगे, हम बात करेंगे, लोगों से बात करेंगे, एनर्जी चाहिए। हम पढ़ाई करेंगे बैठ करके, एनर्जी चाहिए। और हर एनर्जी के लिए मुझे हवा चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, और भी बहुत कुछ चाहिए, लेकिन हवा ही चाहिए मुख्य रूप से, ऑक्सीजन ही चाहिए मुख्य रूप से। तो वहां पे इसलिए वो लेट के रहते हैं कि उनको ऑक्सीजन की कम से कम जरूरत हो। तो जितना कम ऑक्सीजन मिल रहा है उतने में वो ठीक ठाक रह पाए, और नहीं वही बाहर निकल जाए, घूमने आए भाई, चलो एक दिन बर्बाद क्यों करें, पहले ही दिन से घूमने निकल गए लद्दाख में बर्फ के ऊपर, तो फिर वो लेट कर ही वापस आएंगे। वो चल के वापस नहीं आएंगे। लेकिन वो जो एक दिन सोते हैं ना, तो मेरी बॉडी को समझ में आ जाता है कि अच्छा यहाँ हवा कम है, तो एक दिन के अंदर में हमारी बॉडी अपने सिस्टम को बदल लेती है थोड़ा, और वो कम ऑक्सीजन में भी कैसे काम करेगी उसके लिए तैयार हो जाती है। फिर दूसरे दिन तीसरे दिन से आप चलो, घूमो, गलियों में घूमो, खरीदारी करो, बैग भर भर करके सामान लाओ घर वालों के लिए। तो चलता है। तो सबको यहाँ से जो भी लोग जाते हैं उनको सबको रेस्ट कराया जाता है। तो ऊपर में हवा कम है, और 15-20 किलोमीटर चले गए तो बहुत कम है, फिर तो वहां तो कोई रह नहीं सकता है उतनी कम हवा में, तो कोई मनुष्य ऐसे नहीं रह सकता है। फिर तो उसको ऑक्सीजन का सिलेंडर पीठ पे लाद करके ही जाना पड़ेगा अगर जाना है। ओके, अब ये जो पत्थर का टुकड़ा एस्टेरॉयड का या कोई चला, धरती की तरफ कहीं भटक गया और धरती की तरफ चला, अब वो जो आएगा तो पहले घुसेगा हवा में, तभी तो जमीन पे पहुंचेगा ना। और तेजी से आता है, जब तक हवा नहीं है तब तक तो ठीक है, लेकिन हवा आई, हवा के अंदर घुसा तो गर्मी पैदा होती है कि रगड़ होती है तो गर्मी पैदा होती है। जब जाड़े में ठंड लगता है, हू लोग करते हैं, तो सबको देखोगे वैसा करते ना। अभी भी करोगे तो करो, क्या हो रहा है, हाथ क्या हो रहा है, गर्म हो रहा है। तो रगड़ जब पड़ती है, रगड़ जब होती है तो गर्मी पैदा होती है। तो ये हवा में जब ये घुसता है तो हवा के साथ इसकी रगड़ होती है, तेजी से आ रहा है ना, तो हवा के साथ इसकी रगड़ होती है। उस रगड़ होने से गर्मी पैदा होती है, और इतनी गर्मी पैदा होती है कि ये जलने लगता है। ये जो पत्थर आ रहा है वो जलने लगता है और चमकने लगता है। शूटिंग स्टार जो दिखता है ना, ऐसा कुछ टूटता हुआ ऐसा तारा जैसा है और रोशनी खत्म हो रही है, ऐसा दिखता है ना, वो वही है। वो घुस गया, हमने हमारे वायुमंडल में, हमारे एटमॉस्फेयर में घुस गया है, और अब घुस के अपना खुद का नुकसान कर रहा है। जब तक नहीं घुसा था चैन से आ रहा था, जैसे वहां घुसा हमारे वायुमंडल ने कहा ये कहाँ घुस रहे हो, बाहर निकलो। तो बाहर तो वो निकल नहीं सकता, वो रास्ता पलट तो सकता नहीं है, लेकिन उसको इतनी हीट, वो वायुमंडल इतना उसको रगड़ कर इतना गर्म कर देता है कि उसका सरफेस पर से वो जलने लगता है और उसका वेपर बनने लगता है। वेपर बन करके वो छोटा होने लगता है। ठीक है, वही जो उसकी सतह है वहीं से बनेगा ना, वहीं तो जलेगा ना, ऊपर जलेगा। तो जितना जल गया, गैस बन गया,
उतना वो छोटा हो गया और छोटा हो गया और छोटा हो गया। धरती तक आते आते, मैंने जमीन के पास तक आते आते वो अक्सर बहुत छोटा हो जाता है, अक्सर बहुत छोटा। बहुत छोटा मतलब फिर भी 1 किलो का, 1 किलोग्राम, 2 किलोग्राम का, 200 ग्राम का, 500 ग्राम का, 1.5 किलो का, ऐसा रहता है। कितना बड़ा चला था उस पर निर्भर करेगा, ज्यादा बड़ा चला था तो ज्यादा बड़ा बचेगा। और आ करके धमाधम यहाँ गिरते रहते हैं, धरती के ऊपर गिरते रहते हैं, रोज गिरते हैं, रोज गिरते हैं, कहीं ना कहीं रोज गिर रहे हैं, अभी भी गिर रहे होंगे कहीं ना कहीं। एक दिन में 10-15 तो गिरते ही है, ठीक ना। और कहीं भी गिर सकते हैं वो, उनको क्या पता है कि कानपुर नहीं गिरना है, दिल्ली गिरना है, उनको तो पता है नहीं, तो कहीं भी गिर सकते हैं। तो चल पड़े, जिधर चल पड़े उधर चल पड़े। तो ये जो आ जाते हैं धरती के पास, जो आ जाते हैं, उनको कहते हैं उल्का, उनको कहते हैं उल्का। जो यहां पहुंच गए धरती के पास, जो ये पहुंच गए, जो वायुमंडल में पहुंच गए, उसको कहते हैं उल्का, और अंग्रेजी में कहते हैं मीटियोराइट। और जब ये आ रहा है ना, अभी आ रहा है, इसको कहते हैं मीटियोर, मीटियोर। हाँ, ऐसा इसको जब तक आया, अभी वायुमंडल में नहीं पहुंचा है, तब तक उसका नाम है मीटियोर। और वायुमंडल में पहुंच गया और अब बिल्कुल जमीन पर आने ही वाला है अगले कुछ समय में, उसको कहते हैं मीटियोराइट। ओके। कुछ साल पहले, करीब 10 साल पहले, हमीरपुर जानते हैं आप? यहां से करीब 100 किलोमीटर पे एक शहर है, उसका नाम है हमीरपुर। तो उस हमीरपुर के पास में गांव है, तो उस गांव में एक गिरा, एक उल्का आके घर के अंदर गिरी। किसके घर के अंदर गिरी? तो एक कुम्हार था, कुम्हार जानते ही है, एक कुम्हार था मिट्टी का जो बनाते हैं, उसका बड़ा सा घर था। आमने इसके सामने में एक दरवाजा था, मिट्टी की दीवारें थी, उससे अंदर घुसो तो एक बड़ा सा दालान था, उसी में उसका चाक वाक था, जहां वो अपना बनाता था, बर्तन वगैरह बनाता था। और फिर उसके बाद फिर से एक गेट था, एक दरवाजा था, उसके अंदर उसके रहने के कमरे थे। और वो जो बीच वाला था ना दरवाजा, जहां उसका पहला जहां चाक वाक था, उसके बाद रहने वाला बीच का जो दरवाजा था, भाई वहीं पे खड़े थे दरवाजे पे। भाई यहीं ऐसे खड़े थे दरवाजे पे, और धम्म से यहाँ आके गिरा, और ऐसा आया आके गिरा। वो तो डर गए कि ये क्या आ गया, गांव का मामला था। फिर देखा कि अरे ये तो कोई पत्थर है, इतनी जोर से, इतना बड़ा पत्थर, बहुत बड़ा नहीं था, समझो कितना बड़ा रहा होगा, इतना बड़ा करीब रहा होगा, इतना साइज में इतना बड़ा रहा होगा। इतना बड़ा कोई ऐसे हाथ से तो उठा के फेंक नहीं सकता है। तो उनको लगा कि किसी ने तंत्र मंत्र करके मेरा नुकसान करने के लिए, मेरे किसी दुश्मन ने मेरा नुकसान करने के लिए किसी तांत्रिक को बुला करके और ये वो करके और इसको डलवाया है मेरे घर के अंदर में, ताकि मेरा नुकसान हो। और ऐसा गिर गया, धम, खुद ही गिर गया, वो डर के मारे खुद ही गिर। अब मैं कैसे कह रहा हूँ ये सब? मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जिस दिन वो गिरा, उसके अगले दिन दैनिक जागरण जानते हैं, अखबार जो आता है, अखबार, हाँ, दैनिक जागरण में ये खबर छपी कि हमीरपुर के अंदर में ऐसा एक पत्थर गिरा आकाश से, और वो उसके ग्रामीण लोगों में बड़ी दहशत है, और ग्रामीण लोग डरे हुए हैं, और ये है वो है, ऐसा करके अखबार में खबर निकली। वो अखबार पढ़ करके मैंने टैक्सी बुक की और मैं वहां से गया हमीरपुर, और जाके पता लगाया कि कहाँ गिरा, किसके घर में गिरा। तो लोग मुझको उसके घर में लेके गए। वो आदमी एक चारपाई पे, वो उसकी रस्सी वाली चारपाई जैसे गांव में रहती है, उस चारपाई पे ऐसा सोया हुआ था और एकदम कुछ बोल नहीं रहा था। 2 दिन हो गए थे। उसके अगल बगल में उसके परिवार वाले लोग 4-5 वहां बैठे हुए थे कुर्सी उर्सी लगा के, और ये एकदम कुछ नहीं बोल रहा, डर के मारे पड़ा ही हुआ है। तो इसलिए चूंकि मैं वहां गया, इसलिए सारी कहानी मुझे पता है। तो वहां पर फिर लोगों ने बताया, उसके परिवार वालों ने बताया कि क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या नहीं हुआ। तो वो सब हुआ। तो उसके बाद फिर वो पत्थर जो था वो मैं लेकर के आया और यहाँ पर लाया उसको
अपने जो हमारी आईआईटी में जो हमारी लेबोरेटरी थी, प्रयोगशाला थी, उसमें मैंने उसकी जांच परीक्षण किया और उसके बाद और दूसरी बड़ी प्रयोगशाला में जांच परीक्षण के लिए हमने उसको भेज दिया। ठीक है, तो ऐसे होता है, ऐसे होता है, गिरता रहता है, कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं। जो ऐसी जगहें हैं जहाँ लोग रहते नहीं हैं, है ना, इस तरह का ग्लेशियर्स वगैरह होते हैं, बर्फ 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 बहुत दूर तक होती है, लोग नहीं रहते हैं, वहाँ पे लोग खोजने के लिए जाते हैं कि वहाँ पे गिरता है तो वहीं पड़ा रहता है। तो लोग जो साइंटिस्ट लोग उस पर जांच पड़ताल करते हैं, वो लोग उसको खोजने के लिए निकलते हैं और खोजते हैं उसको। और उस पत्थर में मैं कल दिखाऊंगा विनय जी, आप ध्यान दीजिएगा, वो वाला तो मैंने भेज दिया था कहीं पे, लेकिन छोटे छोटे कई सारे रखे होंगे जिस पर मैं पहले वहाँ आईआईटी में था तो मैं जो प्रयोग किया करता था, वो किसी बक्से के अंदर में छोटे छोटे जो उल्काएं आई हैं वो मेरे पास रखे होंगे। देखने में आपको पत्थर जैसे ही लगेगा, जैसे ये अपना पत्थर है वैसा ही पत्थर वो भी दिखता है। वो एक जांच तो है कि वो चुंबक से चिपकता है, हमारे ये वाले पत्थर चुंबक से नहीं चिपकते, लेकिन वो चुंबक से चिपकता है। तो एक तो जांच यही है, अगर चुंबक से चिपक रहा है तो आप सोचो कि यहाँ का नहीं है, शायद बाहर का होगा, ज़्यादा संभावना है कि उल्का होगी, वो बाहर से आई होगी। तो ऐसे वो गिरते रहते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं उल्कापात, और इसको कहते हैं हम शूटिंग स्टार। हाँ, तो ये बात हो गई ना, है? अच्छी कहानी थी, है? बढ़िया कहानी थी। अच्छा, अब हम दूसरी कहानी कहते हैं, दूसरी नहीं है, मिली जुली। हम मुंह से बोलते हैं कि कान से बोलते हैं? मुंह से। कि नाक से बोलते हैं? मुंह से। मुंह से बोलते हैं ना, नाक से नहीं बोलते ना। अच्छा, तो आप कुछ आके कोई कहानी कहोगे, कोई भी, आज सुबह से क्या क्या, दिन से सवेरे से अभी तक? आ जाओ यहाँ जाओ, सुनना। हाँ बता, सुबह से अभी तक क्या क्या किया? सुबह हम उठे और हमने उठकर, मेरा आज एग्जाम था तो उसके लिए हमने पढ़ाई करी। पढ़ाई करने के बाद हम उठकर फ्रेश होने गए और फिर हमने नहाया धोया। ठीक 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 ठीक। अब आगे की जो कहानी है, नाक बंद कर लो, दोनों नाक। हाँ, आपको अब बताओ, आगे की कहानी बताओ, फिर क्या किया? आगे ब्रेकफास्ट करने के बाद हम रेडी हुए। रेडी होने के बाद हम स्कूल गए। स्कूल से आकर के घर पर, फर्क नजर आ रहा है? हाँ बोलो बोलो आगे। घर पर आकर हमने लंच किया। लंच करने के बाद, अब नाक छोड़ दो, अब नाक छोड़ दो। हाँ आगे बोलो। लंच करने के बाद हमने थोड़ी देर रेस्ट किया। रेस्ट करने के बाद हम यहाँ पर सुबह नशा आगे पढ़ने के लिए। फर्क क्यों हुआ? नाक से तो बोलना नहीं था, नाक बंद रहे या खुली रहे? अरे तो बोलते समय सांस लेते हो क्या? और लेते हो तो लेते हो सांस लेते हो, आवाज क्यों खराब हो रही है या आवाज क्यों बदल रही है? ऑक्सीजन सही से नहीं जा रहा। हाँ, तो आवाज के लिए ऑक्सीजन चाहिए क्या, आवाज निकालने के लिए? जब हम बात कर रहे होते हैं, एक लगातार सेंटेंस बोलते रहते हैं, उस समय हम सांस खींचते नहीं है। कबड्डी 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 कबड्डी, बीच में सांस लेते हैं क्या? नहीं लेते ना। अगर सांस लोगे तो कबड्डी कबड्डी टूट जाएगी। तो जब हम बोलते हैं तो हम सांस तो वैसे भी नहीं लेते, तो नाक बंद करने से क्या फर्क पड़ा मेरे बोलने को? हम तो गले से बोलते, मुंह से बोलते, जीभ से बोलते। नाक बंद करने से और नाक खोलने से क्यों फर्क होना चाहिए? हम नाक से भी बोलते हैं, हाँ, और कुछ चीज तो हम नाक से ही बोलते हैं। आप एक ये करना, जैसे हम कहेंगे ABCD आता है आपको सबको याद है ना? तो जैसे ये अल्फाबेट अपने को बोलना है, ए बोलना है, और ए जो बोलना है लंबा लेके जाना है, ए ऐसे लेके जाना है। ओके, डी बोलना है तो लंबा लेके जाना है, डी ऐसे बोलना है। एफ लेके जाना है तो लंबा लेके जाना है, एफ शुरू वाला छोटा और बाद वाला खूब लंबा। ठीक है,
चलो शुरू करो तो सभी लोग, ए से शुरू करो। नाक बंद करो, पहले नाक बंद करो। हाँ, हाँ ठीक। बी, हाँ एल, हाँ हाँ बोलो बोलो। है लंबा बोलो भाई। एम, ऐसा बोलना है। अभी तो कितना बढ़िया बोल रहे थे अभी तक। हैं? फिर से बोलो। मतलब जब हम एम बोलते हैं, एम हम बोलते हैं तो हम नाक से बोलते हैं ना। नाक बंद कर ली तो आवाज निकलनी बंद। नाक बंद कर ली तो हम, और नाक खोल, कितना बढ़िया बोल सकते हो। एन बोल के दिखाओ नाक बंद करके। हाँ, चीटिंग नहीं करना, चीटिंग नहीं करना। और ए को लंबा नहीं करना है, नौ को लंबा करना है। एन नहीं निकालना। तो कुछ कुछ चीजें तो हम नाक से ही बोलते हैं, बिना नाक के बोल ही नहीं सकते। कुछ कुछ चीजें हैं, बाकी की जो चीजें हैं वो उसमें नाक और गला दोनों काम आते हैं, दोनों काम आते हैं। हाँ? लेकिन हाँ, अगर नाक बंद हो तो भी हम बोल सकते हैं, और गला तो चाहिए ही चाहिए। गला क्यों चाहिए? गला क्यों चाहिए? आवाज गले से ही निकलती है। कोई भी आवाज जब निकलती है तो नहीं 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 नहीं, ये गले से निकली क्या? नहीं ना। तो आवाज हमेशा गले ही से निकलेगी और कहीं से नहीं निकलेगी, ऐसी बात नहीं है। निकलेगी, खूब बढ़िया निकलेगी। कुछ भी पटक दो, कुछ भी कर दो तो आवाज तो निकलती रहती है। बांसुरी बजाते हैं हम तो गले से नहीं, गले हम फूंकते हैं लेकिन आवाज उस बांसुरी में से निकलती है ना। हाँ? लेकिन कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज को वाइब्रेट करना पड़ता है, कंपन करना रहता है। कहीं ना कहीं किसी चीज को हिलना डुलना रहता है। बिना कोई कुछ भी नहीं हिले डुले तो आवाज नहीं निकलेगी। आवाज का मतलब ये है कि किसी चीज को हम हिलाना है अपने को। अब ये हाथ हिला रहे, आवाज निकल रही है क्या? क्यों? हाथ तो हिला रहे, हाथ तो हिला रहे। नहीं निकल रही है ना? हाँ, थोड़ी 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 थोड़ी, ये हड्डी वड्डी नहीं बोलनी चाहिए। है ना? लेकिन अगर आप ऐसे करोगे तो ये जो ये ना, इसके पार्टिकल थोड़ी थोड़ी वाइब्रेट करते हैं, यहाँ के थोड़े थोड़े वाइब्रेट करते हैं, और वो वाइब्रेशंस जो है उसी में से आवाज निकलती है। राइट? किसी चीज को वाइब्रेट करना रहता है। आपने वो बजाई है पुपनी? बजाई ना? हाँ, ऐसा करके और बजाते ना, स्ट्रॉ लेकर के कैंची से उसका जीभ बनाते हैं, फिर जीभ वाला पार्ट मुंह में रखते हैं, फिर फूंकते हैं तो आवाज निकलती है। और छोटी स्ट्रॉ लो और बड़ी स्ट्रॉ लो तो फर्क होता है क्या? कैसा फर्क होता है? बड़ी स्ट्रॉ में कैसी आवाज, छोटी स्ट्रॉ में कैसी आवाज? कैंची भी, हाँ। तो जितनी, हाँ, बड़ी अगर स्ट्रॉ रहेगी तो ज्यादा तेज आएगी। हाँ, ताकत ज्यादा लगेगी। हाँ ठीक है, दूर तक आवाज जाएगी। तेज आवाज बड़ी में से निकल नहीं जाती है। हाँ ठीक है, ओके ओके ओके। तो बड़ी और छोटी में आप देखोगे, अभी दिखाएंगे, विनय भैया लेने गए हैं, कि आवाज जो है ना, अच्छा भैंस की आवाज में और बकरी की आवाज में कैसा फर्क होता है? भैंस की आवाज कैसी होती है? ऐसी होती है ना, माँ।
और बकरी की कैसी होती है? ऐसी होती है ना? तो हम कहते हैं कि भैंस की जो आवाज है मोटी आवाज है और इसकी पतली आवाज है, होता है ना? पतली मोटी नापते थोड़ी है कि कितनी मोटी है और कितनी पतली है, लेकिन हम पतली आवाज और मोटी आवाज कहते हैं। ये वाली तो बजने से रही, ये वाली तो बजने से रही। वो टाइट होती है ना, जो सॉफ्ट वाली होती है, जिससे नारियल पानी पीते हैं, लंबी लंबी पतली पतली, वो अच्छी बजती है। कैंची भी कैसी है? देखते, उम्मीद कम है। भैंस वाली थी कि बकरी वाली? देखा कैसी आई है? और छोटी ले लो, छोटी बना दो, छोटी बनाते हैं थोड़ी। देखो इसको ट्राई करते हैं। फर्क आया? फर्क आया क्या? लगता है ना दादाजी बोल रहे हैं। ये लगता है बच्चा बोल रहा है। हाँ, कौन सी पतली है? ये पतली है, छोटी वाली पतली, उसे पतली आवाज निकलती है ना? अच्छा, बड़े लोगों में देखोगे बच्चे सब एक जैसा बोलते हैं, लड़का हो लड़की हो, बच्चों की सबकी आवाज पतली पतली रहती है, अच्छी लगती है ना? और जो बड़े बड़े लोग हो जाते हैं तो आप आवाज सुन के बता दोगे कि ये पुरुष है कि स्त्री है, बता देते हो ना? क्योंकि पुरुषों की आवाज जो होती है वो भारी होती है, मोटी होती है, और जो स्त्रियों की आवाज होती है वो पतली होती है। क्यों? क्यों? जैसे यहाँ स्ट्रॉ से निकाली है, वैसे जब हम बोलते हैं तो अपने गले के अंदर में एक नली है, बोलने वाली नली, वोकल कॉर्ड के, बोलने वाली नली। तो जो बोलने वाली नली है वहां से आवाज निकलती है। हम जब करते हैं ना, हवा हवा निकालते हैं अंदर से, कुछ कुछ करते हैं, तो वो जो यहाँ पर नली है उसमें वाइब्रेशंस होते हैं। अभी हमने इसमें हवा डाली, इसमें हवा डाली, तो इसके अंदर की जो हवा है उसके अंदर में कंपन हुआ। ये जो इसका स्ट्रॉ है उसके अंदर में कंपन हुआ। कंपन मतलब ऐसे,
दिखेगा नहीं आपको, ऐसा ऐसा नहीं हो रहा है, दूर दूर तक नहीं हो रहा है, लेकिन बार बार हो रहा है, टुक 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 टुक, बहुत बार हो रहा है। हाँ, ये अगर मान लो कि 1 सेकंड के अंदर में 20 बार आगे पीछे करता है, तो जो छोटा वाला होगा वो 20 की जगह 50 बार कर रहा होगा। हाँ, वो ज्यादा बार करता है ना, 1 सेकंड में ज्यादा बार आगे पीछे करता है तो पतली आवाज निकलती है। और अगर 1 सेकंड में कम बार करता है, 10 बार का तो सुनाई नहीं पड़ेगा, 20 बार 25 बार कर रहा है तो शायद सुनाई पड़ जाएगा। तो जितना छोटा रहेगा उसको उतना ज्यादा जल्दी जल्दी करेगा तो पतली आवाज निकलेगी, जितना लंबा रहेगा उतना उसका वाइब्रेशंस 1 सेकंड में कम बार होगा, मोटी आवाज निकलेगी। तो जब बड़े हो जाते हैं ना, तो ये जो नली है वो नली में की लंबाई में पुरुषों में और स्त्रियों में फर्क होता है। छोटी होती है। किसकी छोटी होती है? हाँ हाँ, उनकी थोड़ी छोटी होती है, इनकी थोड़ी लंबी होती है। तो जैसे इसका हो रहा है उसी तरीके से वहां पर भी वो होता है। तो ये आवाज निकालने का है। अच्छा, अपने अपने हमने क्या बताया था अभी, अपने शरीर में कितने सेल होते हैं? लगभग 30 ट्रिलियंस, 30 ट्रिलियंस है ना। और 1 ट्रिलियन जो है वो 10 खरब के बराबर है, उतने सारे सेल होते हैं। हर एक सेल को ऑक्सीजन चाहिए होता है। हम सांस कहाँ लेते हैं? हवा अंदर जाती है तो यहीं पे जाएगी ना, यहीं से होकर के यहीं जाएगी। लेकिन मेरे पूरे 30 खरब जो सेल हैं, कोई कान में होगा, कोई नाक में होगा, कोई अंगुली में होगा, कोई कहीं होगा, कोई घुटने में होगा, कोई हड्डी में होगा, कोई मांस में होगा, कहीं ना कुछ, हर एक जगह ब्रेन के अंदर में होगा। हर एक को ऑक्सीजन चाहिए। ये ऑक्सीजन जो हम हवा से लेते हैं, हम सांस खींचते हैं तो क्या करते हैं? हवा खींचते हैं ना अंदर, उस हवा में से फिर ऑक्सीजन जो है वो निकल करके, ऑक्सीजन को कहाँ जाना है? शरीर में। हर एक सेल को चाहिए ऑक्सीजन, एक एक सेल को अलग अलग चाहिए। हर एक सेल को सांस लेना है, केवल हम ही को सांस नहीं लेना है, हर एक सेल को सांस लेना है। हम सांस लेते हैं तो कौन सी गैस अंदर ले जाते हैं? ऑक्सीजन। अरे नहीं भैया, मेरे पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है नाक में, हाँ, कि हवा में से खाली ऑक्सीजन को लेकर के जाए हम, ऐसी यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। पूरी हवा अंदर जाती है, लेकिन बाकी की हवा बैठी रहती है, अंदर में बैठी इंतजार करती है, उसका कुछ काम नहीं है। ऑक्सीजन को कोई पिक कर लेता है, खींच लेता है वहां से, राइट। और उस ऑक्सीजन को कहाँ पहुंचाना है? पूरे सेल्स में। सारे सेल्स तक में पहुंचाना है। और सेल क्या करता है? उस ऑक्सीजन, हर एक सेल क्या करता है? ऑक्सीजन को सांस लेता है, मतलब ऑक्सीजन लेता है। अब उसको पूरी हवा नहीं मिल रही है, सेल के पास पूरी हवा नहीं जा रही है। पूरी हवा जो मैंने नाक से मिली थी वो यहाँ कहीं इंतजार कर रही है, और उसका ऑक्सीजन खाली निकला है। और ऑक्सीजन जो है किसी ने उसमें से ऑक्सीजन निकाल करके और उसको पूरा यात्रा करा दी उस ऑक्सीजन को। तो कहीं ना कहीं यहाँ पहुंचा दिया, यहाँ पहुंचा दिया, वहां पहुंचा दिया, वहां पहुंचा दिया, वहां पहुंचा दिया, वहां पहुंचा दिया, पूरे में ऑक्सीजन को पहुंचाया। और पहुंचाया मतलब किसको दिया? सेल्स को दिया। और सेल्स ने ऑक्सीजन लिया। अब सेल्स क्या करेगा? वो सेल क्या करेगा? उस ऑक्सीजन का यूज करेगा, इस्तेमाल करेगा अपने रहने के लिए, अपनी आगे की प्रक्रियाएं करने के लिए, अपनी प्रोसेसेस करने के लिए। सेल का कुछ काम है ना वहां पे, तो वो अपना काम करने के लिए वो ऑक्सीजन लेकर के ऊर्जा उत्पन्न करेगा, और वो ऊर्जा से वो काम होगा। और उसके बाद वहां पे बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड, हर एक सेल में अलग अलग, इस वाले सेल में भी, इस वाले सेल में भी, इस वाले सेल में भी, उस वाले सेल में भी। पूरे शरीर के सभी जो 30 खरब सेल है, सबके अंदर ऑक्सीजन को एक एक करके जाना है। और जब सेल उस ऑक्सीजन का इस्तेमाल करेगा, सेल के अंदर में ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज मतलब खाते पीते हैं हम, फिर वो उसका ग्लूकोज सेल के अंदर में पहुंचता है। उस ग्लूकोज को ये ऑक्सीजन जाकर के वहां ऊर्जा उत्पन्न करता है, और उसी समय कार्बन डाइऑक्साइड बनती है हर एक सेल में। वो कार्बन डाइऑक्साइड सेल क्या करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड का क्या करेगा? सेल बाहर निकालेगा। और जैसे हम लोग घर का कूड़ा बाहर निकाल देते,
फिर म्यूनिसिपैलिटी की गाड़ी आती है और बाहर का कूड़ा उठा के ले जाती है जहां उसको ले जाना है। यहां भी गाड़ी आएगी और जिस जिस सेल ने जहां जहां कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा है सबको इकट्ठा करके लेके जाएगी। और ये जो हवा बची हुई थी ना यहाँ ऑक्सीजन हटा करके, उस हवा के साथ में मिल करके उस सबको बाहर निकालेगी, जिसको हम कहते हैं सांस छोड़ दी हमने। कितना काम होता है शरीर में। हमने सांस ली, हवा आई, हवा का बड़ा हिस्सा ऑक्सीजन के अलावा वाला पड़ा रहा, ऑक्सीजन बाहर निकला, ऑक्सीजन को किसी ने पिक किया। किसने पिक किया? नहीं, सेल तो यहां बैठा है, ऑक्सीजन तो यहां है। हमने नाक से सांस ली तो वो तो हवा यहां है, उसका ऑक्सीजन तो यहां निकलेगा। हाँ, लेकिन इस सेल को चाहिए ऑक्सीजन। खून ने, ब्लड, म्यूनिसिपैलिटी की गाड़ी है वो, दोनों काम करती है। एक गाड़ी है जिसको जिसको चाहिए उसको उसको खाने का सामान पहुंचाएगी, ये कपड़ा पहुंचाएगी, फलाना करेगी। एक वो वाली गाड़ी है। और लोग जो है अपना उसको लेंगे, खाना खाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, फिर कुछ कूड़ा बनाएंगे घर में, उस कूड़े को बाहर निकालेंगे, फिर वो दूसरी गाड़ी आएगी, उस कूड़े को उठा के लेके जाएगी। तो अपने शरीर में भी दो गाड़ियां चलेंगी साथ साथ। खून भी दो तरह से चलता है, दो अलग अलग तरह से चलता है। एक खून का काम है, जाओ ऑक्सीजन उठाओ, जहां हवा है वहां से ऑक्सीजन उठाओ, अपने में चिपका लो और बहो। तो खून बहेगा तो साथ में ऑक्सीजन बहेगा। और खून जहां जहां जाएगा, जिस जिस सेल के पास जाएगा, उसको वो ऑक्सीजन देता जाएगा। तुम ले लो अपना, तुम ले लो, तुम अपना ले लो, तुम अपना ले लो। राशन कार्ड में जितना लिखा हुआ है उतना तुम्हारे लिए है, उतना तुम्हारे लिए, उतना तुम्हारे लिए। और दूसरा वाला, दूसरी गाड़ी जो चल रही है, अच्छा कार्बन डाइऑक्साइड पड़ा तुम्हारे सामने में, लाओ लाओ लाओ, हाँ, गाड़ी में डालो। वो सबकी गाड़ी से उठा सबके घर से उठा के, हर एक सेल के बाहर से उठा करके, और वो जो ब्लड है वो सबको लेकर के जा करके, और फिर ये जो हवा यहां बची हुई थी जिसका काम नहीं था, उसको भी लेकर के सांस बाहर छोड़ते हैं। तो सांस लेने से और सांस छोड़ने तक इतना काम हम लोग करते हैं, शरीर करता है। ठीक ना? अब बताओ, जो हवा हमने ली थी उसमें कहते हैं कि 21% ऑक्सीजन होता है। जो बाहर की हवा है उसमें 21% ऑक्सीजन होता है, और नाइट्रोजन 78% होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड हाँ 1% नहीं होता है, वो 1% से बहुत कम होता है। ऑक्सीजन जो है वो है 21%। हाँ ठीक कह रहे हो, एक में सभी आ जाते हैं। नाइट्रोजन जो है वो है 78%, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो है 0.04%। इसका मतलब हुआ 1/25%। 0.04 जो लिखा है 0.04, ये 1 का 25वां हिस्सा है ये। ओके, तो 1% से भी कम, और ऐसा वैसा कम नहीं, 1% का 25वां हिस्सा करो, 25 हिस्सा करो, उसमें से एक हिस्सा। इतना ही कार्बन डाइऑक्साइड है यहाँ पे, इस हवा में इतना ही कार्बन डाइऑक्साइड है। और उसके बाद जो भाप होती है ना, जल, पानी, हवा में पानी भी तो है, वो पानी बहुत ज्यादा है, इसकी अपेक्षा बहुत ज्यादा है। उसे 1% में सबसे ज्यादा पानी ही है, फिर ये है और कुछ कुछ और छोटी मोटी गैसें हैं, वो सब मिलके 1% है। ओके, हवा जो हम सांस लेते हैं, बाहर वाली हवा सीधी ले जाते हैं ना, तो हम 21% ऑक्सीजन ले जा रहे हैं, 78% नाइट्रोजन लेके जा रहे हैं, 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड लेके जा रहे हैं, भाप लेके जा रहे हैं। जो हम हवा छोड़ रहे हैं उसमें ऑक्सीजन 21% होगा कि कम होगा कि ज्यादा होगा? कम होगा ना, खर्च हो गया ना, अंदर खर्च हो गया ना। और कार्बन डाइऑक्साइड 0.0% हम लेके गए थे, जो हम सांस छोड़ेंगे उसमें कार्बन डाइऑक्साइड 0.04% से ज्यादा होगा। तो वो सब कूड़ा उठा करके लाए हैं ना, उसको भी तो बाहर निकालना है। तो जो हम निकालते हैं उसमें ये है जिसको हम कहते हैं ब्रीद इन, सांस अंदर, इन, और ये है सांस बाहर, ब्रीद आउट।
ये जो हम हवा बाहर निकालेंगे उसमें हमारा ऑक्सीजन आ जाएगा 17%। 21% से घट के हो गया 17%। और जो नाइट्रोजन है उसका क्या हुआ, वो कितने प्रतिशत? 78%। नाइट्रोजन ने तो कुछ किया ही नहीं, वो तो खाली मुफ्त में जाकर के आ गया, ट्रेवल करके आ गया, कुछ काम नहीं किया। ऑक्सीजन ने तो कितना काम किया, अंदर घुसा सेल के ऊर्जा बनवाई, कार्बन डाइऑक्साइड बनवाया, कार्बन डाइऑक्साइड को किसी ने उठा के लाया, नाइट्रोजन तो गया, बैठ गया, आ गया वापस। तो पूरा 78%। और कार्बन डाइऑक्साइड 4%, समझ लो। और बाकी भाप वगैरह जो कुछ है वो सब है। वो जो 4% यहां कम हुआ है ना, वो 4% यहां बढ़ गया। तो हम जो सांस छोड़ते हैं उसमें सबसे ज्यादा कौन सी गैस छोड़ते हैं? नाइट्रोजन 78%, ऐसा वैसा नहीं, 78%। और कार्बन डाइऑक्साइड वो 4% छोड़ते हैं। ऑक्सीजन 17%, सबसे ज्यादा नाइट्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन, और उसके बाद उससे भी कम। लेकिन तब भी हम बोलते हैं हम ऑक्सीजन लेते, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते। तो हम छोड़ते तो हवा है, लेते हवा है, छोड़ते हवा है। हवा के अंदर में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड सभी कुछ है, वेपर सभी कुछ है। लेकिन छोड़ने वाली हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत बढ़ गई है, पुराने से बहुत बढ़ गई। लेकिन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन सभी भी बहुत कम है, ठीक ना। तो ऐसे करके हमारी सांस लेने की प्रक्रिया चलती रहती है। चलो, हमारा समय पूरा हुआ। अब कल फिर कहानियां आगे बढ़ाएंगे और कुछ कुछ करेंगे, ठीक है। गुड, नमस्ते।